Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। चलिए बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो चुका था। अगला चैप्टर है बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी। क्लियर? चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखिए, अगला चैप्टर जो है उसकी पहली हेडिंग जो हमारे सामने आती है बेटा, वो आती है एक्सपेरिमेंट। क्या आती है? एक्सपेरिमेंट। बेटा देखो, प्रोबेबिलिटी को हम समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस तरह हम उसको समझते हैं, किस तरह हम उसको नहीं समझते। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। ठीक है ना? एन एक्शन और ए ऑपरेशन रिजल्टिंग टू और मोर आउटकम्स। ठीक है ना? मतलब बेटा, अगर कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसके दो या दो से ज्यादा आउटकम आने वाले हैं, तो बेटा उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंट। अब बेटा एक्सपेरिमेंट हमारे दो तरह के होते हैं। एक तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं बेटा डिटरमिनिस्टिक, और बेटा दूसरे होते हैं रैंडम। बेटा डिटरमिनिस्टिक जो होते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है, डिटरमाइन होते हैं। डिटरमाइन का मतलब जिनका आउटपुट होता है बेटा वो एक तरह से डिटरमाइन होता है, आपको पता होता है कि भैया ये होगा या ये होगा। ठीक है, जैसे कि हम जाते हैं केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री लैब के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनका आउटपुट आपको पता होता है कि भैया आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है ना? एक्सएम लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लैब एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन समथिंग। ठीक है, अगर आपको कुछ डिटरमाइन करना है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे दो चीजों का रिएक्शन कर रहा है, करने वाले हैं हम, कुछ नया चीज मिलेगा। क्लियर? और वो आपको पता है कि क्या मिलने वाला है। ठीक है ना? मतलब आपके एक्सपेरिमेंट का आउटपुट एक तरह से आपको डिटरमाइन होता है, आपको पता होता है कि क्या आपका आउटपुट आने वाला है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? रैंडम में क्या होता है बेटा? रैंडम में आपको अपना आउटपुट पता नहीं होता। सिंपल सी बात है, जैसे आप सिंपल सी बात है, जैसे आप अगर केमिस्ट्री में Na+Cl को मिलाओगे तो सबको पता है भैया NaCl मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? NaCl मिलने वाला है। इसका मतलब इसका आउटपुट आपको ऑलरेडी पता है, डिटरमाइन है आपके लिए। तो ये किस एक्सपेरिमेंट काउंट होगा बेटा? ये आउट काउंट होगा बेटा डिटरमेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? रैंडम क्या होता है बेटा? रैंडम वो होता है कि अगर आपने कोई चीज परफॉर्म की और आपको उसका आउटपुट कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। जैसे सिंपल सी बात मैं करता हूं कि अगर मैं डाइस को टॉस कर रहा हूं, ठीक है ना, अब मेरे टॉस करने पे आउटपुट क्या आएगा मुझे नहीं पता। हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए, बट इन 6 में से कोई एक आएगा, ये तो मुझे पता है। क्लियर? बट एग्जैक्ट आउटपुट मुझे नहीं पता, तो बेटा इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा प्रोबेबिलिटी के जब हम बात करते हैं तो बेटा प्रोबेबिलिटी के अंदर बेटा हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर होने वाली इवेंट्स के बारे में बेटा हम बात करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट बेटा हमारे पास आता है सैंपल स्पेस। क्या आता है? सैंपल स्पेस। तो पहली बात तो हमने सीखा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक डिटरमिनिस्टिक और बेटा एक रैंडम। ठीक है, तो मैंने कहा था रैंडम के अंदर हम प्रोबेबिलिटी की स्टडी रैंडम के अंदर की जाती है। अब रैंडम के अंदर मैंने एक बात बोला था कि हमारा आउटपुट कंफर्म नहीं होता। ठीक है ना? बट इतना तो पता है कि भैया अगर मैंने डाइस को टॉस करेंगे तो 1 से लेके 6 तक की कोई भी वैल्यू आएगी, बट जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो 1 से 6 के बीच में ही आएगी। मतलब हमको एग्जैक्ट आउटपुट तो नहीं पता, बट ये पता है कि जो आउटपुट आएगा वो एक पर्टिकुलर सेट के अंदर से आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे ऐसे तो मैं नहीं कह सकता ना कि भैया सर मैंने डाइस को टॉस किया और एक एप्पल निकल के सामने आ गया। ऐसा तो कुछ नहीं है। डाइस को टॉस करोगे तो पहली बात तो भाई नंबरिंग ही आएगी, और नंबरिंग भी है कि 6 तक ही आएगी। ये तो नहीं सर मैं डाइस को टॉस किया और 108 निकल के सामने आ गया, वो ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बेटा जो भी मेरा आउटपुट आने वाला है वो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि पर्टिकुलर मेरे पास एक सेट है, उस जो भी मेरा आउटपुट आएगा इस सेट के अंदर से ही आएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा जो मेरा सेट होता है जिसमें से हम आउटपुट को लेने वाले होते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होने वाले हैं उन सभी को बेटा हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। इज इट क्लियर टू ऑल? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं टॉसिंग 2 कॉइन। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी बेटा? पहला हेड आएगा, दूसरा हेड आएगा, या फिर पहला हेड दूसरा हेड, पहला हेड हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। चार ही पॉसिबिलिटी है, इस चार के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर भैया टॉसिंग, हाँ जी, आपसे पूछा गया टॉसिंग ऑफ 2 अलाइक कॉइन। अलाइक कॉइन का मतलब दोनों चीज, जितने भी मेरे आउटकम आने वाले हैं वो सभी अलाइक होने चाहिए। तो अलाइक कितने देखो, ये
ये और ये मेरे अलाइक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक ही तरह से रीड कर सकता हूं मैं दोनों को, इन दोनों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा टॉसिंग ऑफ, अगर हम बात करते हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन के ऊपर, बेटा हमारे पास सबसे पहला जो चार्ट बनता है बेटा वो ट्री डायग्राम बनता है। क्या बनता है बेटा? टी डायग्राम। जरा बेटा इसको समझना, टी डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे बहुत काम आएगा। बच्चों को लगता है कि सर इसका तो कोई मतलब बिल्कुल लॉलीपॉप सी चीज है, सर काम क्या आएगा? ठीक है, कि आप इसको पहली बार बिल्कुल लॉलीपॉप वे में पढ़ते हो इसलिए आप इसको ध्यान नहीं देते, ठीक है। बट इसका जब आगे यूज बढ़ता है ना, आपको पता पड़ता है कितना हैवी यूज होने वाला है ये, ठीक है। तो एक बार सबसे बेसिक चीज को हम समझ लेते हैं कि अगर मैं कभी भी टर्न को क्रॉस करूंगा तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी, या फिर तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, पहला इवेंट, ठीक है ना। इसके बाद बेटा मैं अगर फर्दर कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है ना, तो बेटा मेरे पास फिर से दो पॉसिबिलिटी होगी। जब मैंने पहली बार कॉइन को टॉस किया, अगर उस समय हेड आया था तो हेड आने के बाद मेरे पास दो, अगला जब टॉस कॉइन करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। और अगर यहाँ पे टेल आया होता तो टेल आने के बाद फिर से जब मैं आगे फिर से कॉइन को टॉस करता बेटा, तो फिर से मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक हेड आने का, एक टेल आने का। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से बेटा हर एक के पास फिर से दो ऑप्शन, इसके पास भी बेटा कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन। इसके पास भी कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन। इसके पास भी कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन। तो टोटल मेरे पास ऑप्शन कितने हुए देखो, अगर मैं तीन कॉइन को मैंने टॉस किया तो कितना हुआ देखो, देखते हैं हम इधर। हेड 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 टेल, हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और उसके बाद हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब पहली ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो बेटा पहली ब्रांच से बेटा मुझे कितना आउटपुट मिले बेटा? मुझे मिले बेटा चार आउटपुट। क्लियर? जब मैं दूसरे से बात करूंगा बेटा फिर से मुझे कितने मिलेंगे? चार आउटपुट। मतलब टोटल मुझे कितने आउटपुट मिले? आठ। तो क्या आउट को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब बेटा मैं आउटपुट के बारे में ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं एन कॉइन्स को टॉस करना है, अगर मुझे कॉइन को एन टाइम टॉस करना है, कितने टाइम? एन टाइम टॉस करना है, तो टोटल आउटपुट कितने होंगे बेटा? मैं बोलूंगा बेटा 2 की पावर n। क्या बोलूंगा? 2 की पावर n। सर 2 की पावर n कैसे सर? चार्ट बनाने में तो पागल हो जाएंगे हम। तो बेटा चार्ट के थ्रू भी एनालिसिस कर सकते हो और हम बिना चार्ट के भी एनालिसिस कर सकते हैं। भाई अगर आपको कॉइन को टॉस करना है तो सबसे पहले कॉइन को टॉस करोगे तो पहला बॉक्स बनेगा, ठीक है। फिर से आपने कॉइन को टॉस किया, तो जब बेटा पहली बार आपने कॉइन को टॉस किया तो आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? हेड और कॉइन, मतलब दो ऑप्शन अवेलेबल थे, ठीक है नहीं? ओके। उसके बाद जब फिर से आप कॉइन को टॉस करोगे तो फिर से कितने ऑप्शन अवेलेबल हुए? दो दो ऑप्शन। आपने फिर से कॉइन को टॉस किया, फिर से कितने ऑप्शन बेटा? दो ऑप्शन। तो बेटा अगर आपने एन टाइम कॉस को टर्न किया तो हर बार आपके पास कितने ऑप्शन मिल रहे हैं? दो ऑप्शन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? अब एक बार बताओ कि ये जो मेरे पास दो दो के ऑप्शन मिल रहे हैं, मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा कि ऐड करूंगा? सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो मेरे पास हर बाई दो दो इवेंट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे बेटा? बेटा हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो तो आपने पीएनसी के अंदर दो तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, एक पढ़ा था सीरीज इवेंट और एक पढ़ा था पैरेलल इवेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था जब भी आपका सीरीज इवेंट होगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब भी आपका पैरेलल इवेंट होगा आपका एडिशन होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? सीरीज इवेंट, कोई घटना एक के बाद एक आकर हो रही है, तो बेटा मेरा आंसर कितना आएगा? 2 की पावर n। क्लियर? तो बेटा इसको हम इस तरह से भी डील आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलता है बेटा डाइस के अंदर। बेटा अगर मैं डाइस को टॉस करता हूं तो मेरे पास पहली बार कितना आउटकम होता है बेटा? फर्स्ट टाइम पे बेटा मेरे पास आउटकम होता है टोटल 6। कितने होते हैं बेटा? टोटल 6 आउटकम होते हैं, ठीक है ना। सर अगर मैंने दो डाइस को टॉस किया तो कितना आउटकम होंगे बेटा? तो बेटा मैं बोलूंगा मेरे पास टोटल 36 आउटकम होंगे। 6 into 6। सर 6 into 6 कैसे? बेटा देखो सिंपल सी बात सोचो कि जब पहले डाइस ने मेरा 1 दिया तो सेकंड डाइस मेरा क्या दे सकता है? अगला डाइस भी मुझे 1 दे सकता है। अगला डाइस 1,2 हो सकता है। पहला डाइस अभी 1 दे रहा है, सेकंड डाइस ने 2 दे दिया। फिर पैराडाइस अभी भी 1 दे रहा है, अगले ने 3 दे दिया। पैराडाइस अभी भी 1 दे रहा है, अगले ने 4 दे दिया। पैराडाइस अभी भी 1 दे रहा है, अगले ने 5 दे दिया। पैराडाइस अभी 1 दे रहा है, अगले ने 6 दे दिया। तो 1 के साथ मेरे 6 केस बने, तो 2 के साथ भी 6 केस, 3 के साथ भी 6 केस, 4 के साथ भी 6 केस, 5 के साथ भी 6 केस और 6 के साथ भी 6 केस। टोटल केस कितने हुए? 6 into 6 दैट इज 36। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से इसको सीरीज इवेंट की तरह भी कर सकते हैं कि जब पहली बार मैंने डैश को क्रॉस किया तो 6 संभावनाएं, फिर से किया तो फिर से 6 संभावनाएं, तो मेरे पास नेट आंसर कितना आएगा? 6 स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब चलते हैं बेटा तीसरे केस की तरफ, बेटा कार्ड। ठीक है बेटा, अभी हम थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं इन सबके बारे में, इनके क्वेश्चन जब आएंगे तो पर्टिकुलरली हम इनके एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है ना।
हाँ, तो अभी तो सिर्फ हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं बेटा। अगर मैं कार्ड की बात करता हूं तो मेरे पास कार्ड टोटल कितने होते हैं बेटा? पहली बात तो बेटा ध्यान रखिएगा, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स काउंट किए जाते हैं। जोकर बेटा कार्ड के अंदर इंक्लूड नहीं होता, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बेटा मेरे पास कार्ड कितने तरह के होते हैं? पहली बात समझना, 32 कार्ड्स में से, कार्ड के अंदर से बेटा मेरे पास ब्लैक और रेड कलर के कार्ड होते हैं। कितने बेटा? ब्लैक और रेड कलर के आधे आधे, मतलब 36 मेरे ब्लैक, 26 मेरे ब्लैक कार्ड होंगे और 26 की बेटा मेरे पास रेड कार्ड होंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब ब्लैक कार्ड के अंदर बेटा दो तरह के कार्ड होते हैं, एक होते हैं स्पीयर, एक होता है क्लब। एक होता है स्पीयर, एक होता है क्लब। स्पीयर कितने होते हैं बेटा? फिर से आधे आधे बढ़ गए, मतलब 13 तो हमारे स्पीयर होंगे और बेटा 13 हमारे क्लब होंगे। रेड में ही बेटा दो होते हैं, हर्ट और डायमंड। हर्ट भी कितने होंगे? 13, और डायमंड भी कितने होंगे? 13। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? पहली बात तो मेरे पास 52 कार्ड, 52 कार्ड्स को मैंने जब आगे बांटा तो मेरे पास क्या बचा? रंग क्या आया? तो ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड, ठीक है। उसका बेटा मैं इनको फर्दर डिवाइड करूंगा तो बेटा इनका जब फर्दर डिवीजन होता है, जो हमने आपसे बताया था, स्पीयर, क्लब, हर्ट और डायमंड, बेटा हम इनको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं बेटा? सूट। तो हम टोटल कार्ड्स को 4 सूट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से सूट हो गए बेटा? स्पीयर, क्लब, हर्ट और डायमंड। तो बेटा एक सूट में कितने कार्ड्स आए बेटा? 13 कार्ड आए। कितने कार्ड आए? 13 कार्ड आए। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, दूसरी बात है बेटा, आपके सूट के अंदर बेटा जो कार्ड आते हैं ना बेटा, हम उनको बोलते हैं कितने? क्या बोलते हैं? डिनोमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिनोमिनेशन। जो आपके सूट के अंदर आते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ना, इनको क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेशन। तो एक सूट में कितने डिनोमिनेशन होते हैं बेटा? 13 डिनोमिनेशन होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब बेटा इन 13 के अंदर से अगर हम बात करें, देखो पहले हमने बात की 52 की, 52 से हम उतरे रंग पे 26, फिर हम उतरे क्लब सूट पे 13। अब हम उतर रहे बेटा 13 के ऊपर सूट के अंदर और क्या होता है, ठीक है। बेटा अब सूट के अंदर बात करें तो बेटा हमारे पास दो तरह के कार्ड होते हैं। एक कार्ड होता है फेस कार्ड। क्या होता है? फेस कार्ड। सर फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं बेटा? बेटा जे क्यू के, अगर आपके मतलब किंग, जे मतलब क्यून, और सॉरी के मतलब किंग, क्यू मतलब क्यून, और जे मतलब जक्कास। टाइप जक्कास होता है, क्या होता है नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। हाँ, हिंदी में हम गुलाम बोलते हैं कॉमनली इसको, बादशाह बेगम गुलाम, ठीक है ना। इंग्लिश में शायद जकास, जकास होता है, क्या होता है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो जे के क्यू, ये किस क्या होता है बेटा? फेस कार्ड, ठीक है ना। और बेटा अगर आपने इसमें इक्का को भी इंक्लूड कर लिया, ए को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना, तो जब इन चारों को मैं बना दूंगा तो बेटा मेरे पास बनेगा ऑनर कार्ड। क्या बनेगा बेटा? ऑनर कार्ड। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो पहली बात तो 32 कार्ड थे। 32 कार्ड के बाद जब मैं रंग में डिवाइड किया तो दो रंग में बटे, ब्लैक और व्हाइट में, ब्लैक और रेड में। ब्लैक भी कितने? 26, रेड भी कितने? 26, ठीक है ना। फिर मैंने उसको फर्दर डिवाइड किया सूट के अंदर, कितने सूट बने? 4 सूट। कौन कौन से? स्पेयर, ब्लू, क्लब, हर्ट और डायमंड। हर एक में कितने कितने? 13। जब बेटा मैंने इनके 13 डोमिनिक्स के बारे में बात किया तो कितने डोमिनिक्स, कितने इनके डोमिनिक्स के बारे में बात किया तो वहां पे क्या निकला? 3 तो फेस कार्ड थे और बेटा 4 मेरे ऑनर कार्ड थे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब ये बताओ, अगर मैं टोटल फेस कार्ड की बात करूं तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? तो बेटा एक सूट के अंदर मेरे पास 3 फेस कार्ड हैं। कितने? 3। तो टोटल सूट कितने हैं बेटा? 4। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए बेटा? 3 × 4 दैट इज 12। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? और अगर मैं आपसे बोलूं टोटल ऑनर कार्ड कितने होंगे बेटा, तो बेटा एक सूट में 4 ऑनर कार्ड थे, तो टोटल ऑनर कार्ड कितने हो गए बेटा? 4 × 4 दैट इज 16। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बेटा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ फेयर कॉइन इज टॉस, बेटा ध्यान रखिएगा, फेयर कॉइन अगर आपके सामने आ रहा है, आप बार बार देखोगे तो फेयर कॉइन देखने को मिलेगा। फेयर कॉइन का मतलब क्या होता है बेटा? फेयर कॉइन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी आप कॉइन को उठा रहे हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट शेप का है। किसका है बेटा? बिल्कुल भी परफेक्ट शेप का है। मतलब बेटा जब भी आप किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं, तो जब भी आपने कॉइन को पहली बार टॉस किया, ठीक है ना, तो बेटा उसके अंदर हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी 50-50 होती है। कितनी होती है बेटा? 50-50 रेशियो होती है, ठीक है ना। बट बेटा अगर आपने उसको एक बार भी टॉस कर दिया तो आप जानते हैं जब आपका कॉइन जमीन पे गिरेगा तो बेटा उसकी सरफेस पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कहीं ना कहीं से तो उसकी सरफेस थोड़ी शार्प होगी, कहीं ना कहीं से दबाव में आएगी। तो बेटा जब आप सेम कार्ड को सेकंड टाइम टॉस करते हो, जब आप सेम कार्ड को सेकंड टाइम टॉस करते हो, तो बेटा उसके अंदर से आउटपुट आने की जो रेशियो होता है 50-50, वो बेटा खत्म हो जाता है।
ठीक है ना। उस केस में किसी एक पर्टिकुलर चीज के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कंपैरेटिव किसी और के। क्लियर। हो सकता है सेकंड टाइम में हेड के आने की संभावना 50.1 हो जाए और टेल की आने की संभावना 49.9 हो जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो फेयर कॉइन बोलने का पर्पज ये होता है कि जो भी कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, चाहे 2 बार चाहे 3 बार, वो एक तरह से फेयर कॉइन है, मतलब हेड और टेल दोनों की आने की संभावना एग्जैक्टली 50-50 है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड, then a coin is tossed, and if it show tail, then a dice is rolled। ठीक है ना। फाइंड टोटल सैंपल स्पेस। क्वेश्चन को जरा समझना, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भैया आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना। अगर कॉइन का हेड आया तो फिर आप वापस से कॉइन टॉस करोगे, ठीक है ना। बट अगर कॉइन का टेल आया तो बेटा आप एक डाइस को क्या करोगे? एक डाइस को रोल करोगे। तो बेटा आपको टोटल सैंपल स्पेस निकालना है और आपको बताना है कि उस सैंपल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे। बेटा देखिए अभी इसने क्या बोला कि अगर हमने हेड निकाला तो देखो हम उसको बांट देते हैं। मैंने जब कॉइन को टॉस किया तो जब हेड आएगा तो मैं अपनी फिर से 2 कॉइन टॉस करूंगा, और अगर कॉइन टॉस किया तो बेटा इसके आगे से 2 ही संभावना होती है, एक हेड की और एक टेल की, ठीक है। बट अगर टेल आया तो बेटा मैंने डाइस को रोल किया, तो डाइस में कितनी संभावना होंगी बेटा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से कितने इवेंट, यहां से कितने कितने केस मिले बेटा? 2 केस। तो यहां से हेड हेड और हेड टेल, हेड हेड और हेड टेल। और बेटा यहां से मुझे कितने मिले बेटा? 6। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। तो बेटा टोटल कितने इवेंट मिले बेटा मेरे पास? टोटल बेटा मुझे मिले 8 आउटकम। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? ध्यान रखना, अगर मैं एनएस बोलता हूं मतलब उनके आउटकम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होते हैं बेटा? इवेंट्स का मतलब होता है सैंपल सबसेट ऑफ, इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला थ्रोइंग ए डाइस, तो कितना सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरा सैंपल स्पेस है। अगर आपने इसका कोई भी सबसेट लिया, जैसे मैंने लिया 1 2 3, ठीक है ना, या फिर मैंने लिया 2 4 5, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे बेटा? ये सारे बेटा इवेंट में काउंट होंगे, ठीक है ना। अब बेटा इवेंट का मतलब आप देसी भाषा में समझे तो देसी भाषा क्या होती है बेटा? सिंपल सी बात ये, इवेंट अगर मैं बोलता हूं इवेंट, तो बेटा इवेंट का मतलब है जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो वो आपका इवेंट होगा। हम जानते हैं ना, आज तो भैया क्लियर हुआ नहीं हुआ सर? इसका मतलब क्या है बेटा? आपने डाइस को ड्रॉल किया तो आप जानते हैं आपकी 6 पॉसिबिलिटी आने वाली हैं, बट आपका जो आउटपुट आप चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो, आप मांग रहे हो कि भैया मेरे जो डाइस आने वाली हैं वो सभी इवन नंबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? इवन नंबर। तो आपके लिए इवेंट क्या होगा कि सर 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए तो मेरा इवेंट बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इवेंट एक्चुअल में क्या हुआ? डिजायर, मतलब आपको चाहिए क्या। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपको चाहिए क्या, वो बेटा आपका हो जाएगा इवेंट। क्लियर। श्योर इवेंट क्या होता है बेटा? श्योर इवेंट का होता है कि मतलब कोई चीज लेने का 100% पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला गेटिंग एंड इवन और ऑड, श्योर इवेंट होगा, ठीक है ना। श्योर इवेंट का मतलब सिंपल सी बात मैं आपसे बोलूं कि भैया मैंने आपको कहा कि भैया डाइस रोल करो, ठीक है ना, और जो भी आउटकम आए ना वो 1 से 6 के बीच में आना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? भाई श्योर इवेंट है, 1 से 6 के बीच में ही आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो अगर श्योर इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? ध्यान रखना, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा ऑलवेज 1 होती है। सर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल से अगर हम बोलते हैं तो हमारी देशी भाषा में लिखा होता है इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। हमारा पास प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। बेटा ये होता है मेरा प्रोबेबिलिटी। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी बताती है संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताएगी। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भैया अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि आपने कॉइन को 6 टाइम टॉस किया, कितने टाइम? 6 टाइम्स टॉस करने पे आपको तीन बार आपको इवन 3 आउटपुट मिल रहे हैं, तो किसी एक चीज के मिलने की संभावना कितनी होगी बेटा? 3/6, दैट इज 0.1, 0.2, या फिर मैं बोलूं 1/2।
क्या इतना बात समझ में नहीं आई? इसका मतलब सिंपल सी मैं बात बोलूं कि अगर मैं 6 बार चीज को 6 बार वो मतलब रोल को क्रॉस कर रहा हूं और मुझे इवन क्या बोलते हैं, इवन नंबर चाहिए, क्या बोलते हैं, मुझे इवन नंबर चाहिए, ठीक है, तो हम जानते हैं मेरे पास टोटल 6 नंबर होते हैं, 6 में से बेटा मेरे इवन नंबर 3 होते हैं, इवन नंबर कितने होते हैं, 3, क्लियर। तो अगर मेरे पास 6 में से 3 इवन नंबर हैं तो इवन नंबर की क्या संभावना कितनी हुई बेटा, 50%। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एग्जैक्टली आधे इवन है और आधे ऑड हैं, तो ये 50% क्या शो कर रही है, संभावना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सर संभावना जब आप बोल रहे हो भैया आधे जब इवन है आधे ऑड है तो संभावना वर्ड क्यों लगा रहे हो यार, संभावना वर्ड क्यों लगा रहे हो, एग्जैक्ट 50 बोलो ना। तो बेटा मैं बात बोल रहा हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, कभी आपने 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 डॉल को क्या बोलते हैं, आप जानते हो डाइस को आप अगर रोल करोगे और अगर आपने 6 बार डाइस रोल किया तो क्या जरूरी है 6 बार में से कभी एक बार 2 आए? ऐसा भी तो हो सकता है हर बार आपको ऑड मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं ना कि नहीं सो 3 बार तो इवन आएगा ही आएगा, ठीक है। हम तो संभावना की बात कर रहे हैं कि भाई संभावना है, 50% संभावना है कि जो चीज हम टॉस कर रहे हैं वो हमारी क्या आनी चाहिए, इवन आ जाएगी, बट डैम श्योर कुछ नहीं है, क्योंकि हम 6 बार टॉस कर लें, हो सकता है वो चीज आ जाए, हो सकता है वो चीज ना आए, ये बात सभी लोग जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जो बात होती है बेटा वो संभावनाओं की बात होती है कि संभावना क्या है उसके आने की। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। दूसरी, ये श्योर नहीं होता, संभावना होती है, ठीक है। श्योर कब होगा, जब आप सबके सबको इवेंट मान लोगे, जो टोटल आउटपुट आने वाला अगर आपने टोटल आउटपुट को ही इवेंट मान लिया, क्लियर, तो आपके लिए संभावना है, तो आपके लिए जो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि भैया आप डाइस को रोल करो, और मान लो किसी ने डाइस कभी जिंदगी में देखी नहीं है, उसे ये पता है कि डाइस के ऊपर नंबर्स होते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा भाई 1 से लेकर 6 तक का नंबर आएगा, गारंटी है मेरी, तो मैं प्रोबेबिलिटी तो 100% हो गई, क्योंकि मेरे पास 6 ही तो ऑप्शन है, और मैं बोल रहा हूँ 6 में से कोई एक आ जाएगा, तो पक्का है यार कोई ना कोई एक ही आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इस चीज को बेटा एग्जामिनर सबसेट में बोल देगा, जैसे मैं बोलूंगा कि गेटिंग इवन और ऑड, इवन और ऑड, इवन का मतलब 2 4 6, ऑड का मतलब 1 3 5, और लगा दिया मतलब यूनियन हो गया, मतलब ये आए चाहे ये आए बात एक ही है, मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। तो बेटा जब मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा तो मेरा मेन इवेंट बना कि नहीं बना, मेरा सबसेट बना कि नहीं बना, मेन स्पेस सैंपल स्पेस बना कि नहीं बना, तो ये क्या हो गया बेटा, श्योर इवेंट हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला होता है बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का सर मतलब क्या है बेटा, जो पॉसिबल ही नहीं है सर, कैसे कैसे कैसे? अगर भाई सिंपल सी बात बोलूं, मैंने एक डाइस को क्रॉस किया, ठीक है, और कोई महारथी आया, उसने मतलब उसको पद्मश्री मिला हुआ है, वो बंदा बोल दिया कि सर मैं तो इसमें 7 ला के दिखाऊंगा, हम क्या करेंगे भाई, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है ना, हाँ इम्पॉसिबल इवेंट है भाई, सिंपल सी बात है, अगर किसी किसी बंदे ने डाइस को रोल करके 7 लिया है तो उसको पद्मश्री मिल जाएगा, ठीक है, हाँ नोबल मिल जाएगा उसको भाई, इतनी बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। हाँ तो ये क्या इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इस प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, ठीक है। चलिए अगला है बेटा एलिमेंट्री इवेंट। क्या है एलिमेंट्री इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है बेटा, एक तरह से सिंगलटन सेट होता है, कोई क्या होता है, ये इवेंट इज कॉल्ड, इफ इवेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट इफ इट हैज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होने का मतलब सिर्फ एक, सिर्फ एक, ठीक है ना। हाँ जैसे जब आप डाइस को थ्रो करते हो, ठीक है ना, तो आपके पास, आपको पता है कि जो भी आउटपुट आएगा ना वो सिर्फ एक ही आएगा, तो वो सिंगलटन इवेंट है, ठीक है ना। या फिर मैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो भी आउटपुट आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा, चाहे 1 आए चाहे 2 आए चाहे 5 आए, बट एक ही होगा, तो वो सिंगलटन इवेंट है, ठीक है ना। बट आपने कहा थ्रोइंग ए डाइस, तो दो दो इवेंट आएंगे एक साथ, 2 और 2, तो कितने सेट हुए, एक उसमें आउटपुट में कितने इवेंट हुए, देखो 1,1 होगा, तो कितने सेट है इसके अंदर बेटा, 2 सेट हैं, तो ये क्या हुआ बेटा, ये मेरा एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट मैं अगर ये बोलता हूं कि मैं 2 डाइस को क्रॉस कर रहा हूं और दोनों का सम की बात कर रहा हूं, तो बेटा फिर से वो सिंगलटन इवेंट हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई सम तो ऑलवेज 1 ही आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 1 + 1 2, तो ही तो होगा यार, सिंगलटन है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है बेटा हमारे पास कंप्लीट इवेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एनी इवेंट ए इज इवेंट नॉट ए, मतलब समझे, सिंपल सी मतलब क्या है बेटा,
कि कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब ये है कि किसी चीज का ना होना। मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवन, कॉम्प्लीमेंट्री इवन क्या होता है कि मतलब इवन वो ना हो, मतलब ऑड हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नॉट ए को अगर मुझे लिखना है कि भाई ए नहीं आना चाहिए तो मैं क्या बोल दूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स की। तो बेटा हमारे पास काफी सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है ना। बट हम जेई लेवल पे मोस्टली 3 इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। कितनी इवेंट्स के बारे में बात करेंगे बेटा? 3 इवेंट्स के बारे में। सबसे हमारे पास पहला इवेंट आता है बेटा इक्विप्रोबेबल इवेंट। क्या आता है बेटा? इक्विप्रोबेबल इवेंट। सर इक्विप्रोबेबल इवेंट क्या होता है? बेटा सिंपल सी बात है, जिसमें कोई भी चीज आने की संभावनाएं बराबर बराबर हो। जैसे मैंने कॉइन को पहली बार अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना, या डाइस को रोल किया, तो मेरे पास क्या होगा बेटा? मेरे पास किसी भी चीज की आने की इमेज बेटा इक्वली प्रोबेबिलिटी होगी। हेड और टेल के आने की इक्वल ही प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? डाइस को जब मैंने रोल किया तो 6 की 6 इवेंट के आने की इक्वलिटी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब हर एक को 1/6 चांस मिलेंगे। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, गेटिंग ए हेड और टेल फ्रॉम द कॉइन इज इक्विप्रोबेबल इवेंट। ठीक है ना। अकरिंग ऑफ एनी नंबर फ्रॉम द डाइस इज इक्विप्रोबेबल इवेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इधर देखिए बेटा, 2 इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वल प्रोबेबिलिटी इवेंट इफ चांस ऑफ हैपनिंग आर सेम। क्लियर? देन दिस इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट। ध्यान रखना बेटा, इक्विप्रोबेबिलिटी को इक्वली लाइकली इवेंट भी बोला जाता है। अगर किसी 2 इवेंट की घटने की संभावनाएं बिल्कुल बराबर हैं तो वो इक्वल प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अगला है बेटे मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हाँ बेटा, अगर 2 इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। सिंपल सी बात ये बेटा, अगर 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो एक क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जैसे कि मैं बोलता हूं गेटिंग ऑड नंबर और गेटिंग इवन नंबर। आपको पता है ऑड नंबर इवन में कोई भी कॉमन चीज है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि अगर मैं 2 सेट्स का 2 इवेंट का इंटरसेक्शन लेता हूं तो मुझे 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। और अगर इंटरसेक्शन 1 मिला, ठीक है, हाँ नहीं इंटरसेक्शन 5 मिलेगा। 5 सेट की बात चल रही है ना अबे, तो हाँ सेट की बात चल रही है। हाँ 5 मिलेगा। अगर 2 इवेंट का इंटरसेक्शन 5 मिलता है, इसका मतलब वो दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात को जो मैंने अभी बोली। एग्जामिनर स्टम्प में भाषा बोलेगा बजाय नाम लिखने के। ठीक है, कि दोनों क्या है, 5 आ रहा है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों इवेंट्स का। ठीक है ना। हाँ, जिस तरह से को ये लिखा है मैंने, इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 5, मतलब कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है बेटा, तीसरा मेरे पास होता है एक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या होते हैं बेटा? सेट ऑफ इवेंट हुज यूनियन इज गिव द सैंपल स्पेस। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने जो भी आपकी सैंपल स्पेस है उसके सभी इवेंट को आपने ले लिया, ठीक है, तो बेटा वो ये वाला केस आएगा, एक्सक्लूसिव इवेंट अकाउंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप सभी इवेंट को जब आप यूनियन करोगे तो आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक है ना, n इवेंट सच दैट a1 यूनियन a2 यूनियन a3 डॉट 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 an गिव मी द सैंपल स्पेस, देन a1 a2 a3 डॉट 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 आर एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? कि अगर n इवेंट्स आपस में यूनियन होने पे मुझे मेन सैंपल स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं तो बेटा मैं ऐसे क्या बोलूंगा, एक्सक्लूसिव इवेंट बोलूंगा। ठीक है, जैसे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि भैया मैंने बोल दिया कि मैंने डाइस को टॉस किया है और मैंने आपसे बोला है कि 2 इवेंट दे रखे हैं, एक तो 2 का मल्टीपल और एक 3 का मल्टीपल। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल कौन कौन सा होता है बेटा? 2, 4 और 6। और 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होता है बेटा? 3 का मल्टीपल होता है बेटा 3 और 6। क्या दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं? नहीं है। क्यों? ये क्या क्या दे रहे हैं बेटा? ये मुझे 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं और 6 दे रहे हैं। और बट मेरा जो मेन सेट होता है उसमें कौन कौन सी होती है बेटा? उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है और 6 होता है। तो इन दोनों का यूनियन मुझे ये नहीं दे रहा, सैंपल स्पेस नहीं दे रहा, इसका मतलब दोनों मेरे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए, एन पॉसिबल आउटकम।
इक्वली लाइकली, सिंपल सी बात है, जो भी हमने बात किया यहाँ पे। इक्वली लाइकली को बेटा मैं बोलूंगा EL, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बोलूंगा बेटा मैं ME, ठीक है ना। और एक्सक्लूसिव इवेंट को बोलूंगा बेटा मैं EH, ध्यान रखिएगा, EL, ME और EH, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन भी बोल सकते हो, और इसको बेटा हम कई बार ऑक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन भी कई जगह बोल आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब क्या चीज है वो जरा समझिएगा बेटा। इफ एन पॉसिबल आउटकम्स विच आर EL, ME और EH, out of the n possible outcomes, m case favoring happening of event A, then according to the classical definition, P of A is equal to N of A upon N of S, ठीक है। अब बेटा एक बात समझिएगा कि पहली बात तो हमने देखा था S क्या था बेटा, हमारा सैंपल स्पेस था, ठीक है। N of S क्या था बेटा, N of S था बेटा मेरे पास इस सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा, वो मेरा N of S बताता था, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा टॉसिंग ऑफ रोलिंग ऑफ ए डाइस की अगर मैं बात करूं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 6, बट इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, टोटल बेटा इसमें मेरे 6 एलिमेंट हैं, तो NS कितना हो जाएगा बेटा 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ पहली बात तो। अब इसको डेफिनेशन को भी जरा समझना, डेफिनेशन क्या बोल रहा है बेटा। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या होता है। फेवरेबल इवेंट का मतलब जो मैंने आपसे बोला था, जो आपके सामने टोटल हमारे पास इवेंट हुए हैं, फेवरेबल इवेंट का मतलब जो आपने मांगा आपको मिल गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ ए, फेवर ऑफ ए का मतलब जो आपने मांगा आपको मिल गया, वो आपका फेवर हो गया, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर हुआ नहीं हुआ सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि भैया आपने डाइस को रोल किया और आपको इवन चाहिए, क्या चाहिए, इवन। तो इवन का सेट क्या होता है, 2 4 6, ठीक है ना। अब इन तीनों में से कुछ भी आ जाए आपका काम हो जाएगा। तो इससे मैं क्या बोलूंगा, फेवरेबल इवेंट यार, फेवरेबल मतलब तेरे फेवर में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे N of E कितना हुआ बेटा, N of E हो गया बेटा मेरे पास कितना 3, और टोटल सेट कितना होता है बेटा N of S, टोटल एलिमेंट कितने हैं 6। सर टोटल 6 कैसे हैं सर बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना आ गया 1 बाई, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे बेटा, मैं इसको लिखूंगा P of E, P of E is equal to N of E upon N of S is equal to 3 by 6, that is 1 by 2, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, पहली चीज। दूसरा बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास अभी मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा फेवरेबल इवेंट होगा वो हमेशा मेरे टोटल आउटकम से छोटा होगा, कहा था जो भी मेरा फेवरेबल इवेंट होगा वो मेरा सैंपल स्पेस से हमेशा छोटा होगा। क्यों, अभी हमने कहा है कि भैया वो उसका सबसेट होगा, और अगर वो उसका सबसेट है इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वो हमेशा बेटा अगर मेरा ए एस का, अगर मेरा जो ए है वो एस का सबसेट है, ठीक है ना, किसका, एस का सबसेट है, तो बेटा एन ये ए जो होगा ना बेटा वो ऑलवेज एस एन ऑफ एस से छोटा या बराबर होगा, होगा नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा तो बेटा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस क्या मिलेगा बेटा मुझे, ऑलवेज बेटा 1 से छोटा मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। दूसरा बेटा एन ऑफ ए का मतलब नंबरिंग की बात चल रही है कि भैया कितने एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये 0 से मेरा बड़ा होगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ PA। इसका मतलब किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है बेटा वो हमेशा 0 से तो बड़ी होती है, ठीक है ना, और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई, क्लियर, ठीक है ना। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या कि PA जो होता है वो 0 से छोटा, बड़ा और 1 से छोटा होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे PA को मैंने M/N लिखा है, M का मतलब फेवरेबल इवेंट और N का मतलब टोटल इवेंट, N का मतलब टोटल इवेंट, ठीक है। हाँ सर, इसको लिखने का पर्पस क्या है बेटा, इधर एक चीज आगे हम एक चीज पे और बात करेंगे, नॉट फेवरेबल इवेंट क्या होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल मेरे पास N तो फेवरेबल इवेंट है, क्या है फेवरेबल इवेंट, मतलब आपकी चाहत जो आप चाहते हो, ठीक है, और M क्या है, टोटल इवेंट है, क्या है टोटल इवेंट है, M/N लिखा है ना मैंने, ओके मैंने उल्टा लिख दिया, तो बीसी अकाउंट नहीं चलते ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, उल्टा कर देते हैं, ये हो गया M और ये हो गया N, टोटल इवेंट, ठीक है। तो नॉट फेवरेबल कितने हो जाएंगे, नॉट फेवरेबल कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बेटा टोटल माइनस फेवरेबल,
टोटल माइनस फेवरेबल, तो n माइनस एन क्या हो जाएगा, नॉट फेवरेबल। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो अगर मुझे नॉट फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो मैं क्या बोलूंगा, n माइनस एम बाई एन। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, नॉट फेवरेबल की इवेंट, मतलब किसी चीज के ना मिलने की संभावना है। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा अगर मान लो मुझसे बोला गया है कि P ऑफ ए क्या होता है बेटा, P ऑफ ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मतलब इवेंट ए होने की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की होने की संभावनाएं, ठीक है ना, ए के होने की संभावना, ठीक है। तो बेटा अगर आपसे बोले कि ए के नहीं होने की संभावनाओं की बात करें तो बेटा मैं उसको बोलूंगा ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बार, ध्यान रखिएगा। क्या बोलूंगा, ए बार मतलब ए की नहीं होने की संभावना है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मैं बोलूंगा बेटा एन माइनस एम अपॉन एन बोलूंगा। तो सर यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये आ गया एम माइनस एम बाई एन, आएगा नहीं आएगा? तो सर यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया पी ऑफ ए बार, ठीक है। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है इवेंट ए की होने की संभावना, इवेंट ए की होने की संभावना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा हमारे पास यहां से रिजल्ट आता है बेटा, हमारे पास पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेट हैपनिंग ए इवेंट ए इज पी ऑफ ए बार या फिर ए डैश, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब अगली बेटा ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट, बेटा फिर से मैं बोल दे रहा हूं इनके क्वेश्चन बेटा अभी कराऊंगा सभी के, ठीक है ना। हाँ, छोटी छोटी थ्योरी हम एक साथ करा दे रहे हैं, छोटी छोटी थ्योरी है जिससे कि बार बार इस पे हमारा टाइम जाए नहीं जाए, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन इनके भी आएंगे, काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। पी ऑफ ऑड इन फेवर का मतलब क्या होता है बेटा, ऑड इन फेवर का मतलब क्या होता है बेटा, देखो ऑड इन फेवर का मतलब होता है फेवर अपॉन नॉन फेवर। फेवर अपॉन नॉन फेवर, सर फेवर अपॉन नॉन फेवर का मतलब क्या है, फेवर अपॉन नॉन फेवर का मतलब क्या है बेटा? देखो मैंने आपसे कहा था कि n अपॉन m अगर आपको याद हो तो ये मेरी टोटल इवेंट था और बेटा ये मेरा कौन सा इवेंट था, अपना फेवरेबल इवेंट था। क्या था, फेवरेबल इवेंट था, ठीक है ना। तो सर ये तो ठीक है, ये टोटल ये फेवरेबल, बट n अपॉन इसका मतलब क्या है? मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ, फेवरेबल को हम m बोल रहे थे, नीचे टोटल उसको हम n बोल रहे थे, ठीक है। बट सर फेवरेबल पर नॉन फेवरेबल का मतलब क्या है बेटा, ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूं कि ऑड ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर इसका मतलब फेवरेबल अपॉन नॉन फेवर। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए बेटा, ऑड इन फेवर मतलब किसी भी चीज के ना होने की संभावना में किसी चीज का हो जाना, किसी चीज की ना होने की संभावना में किसी चीज का हो जाना। जैसे कि सिंपल सी बात यह कि कोई आपका कोई खतरनाक बच्चा है जिसकी जे निकलने की संभावना है ही नहीं, ठीक है, और आपको 2 साल बाद पता पड़ता है कि बंदा जे IIT के अंदर बैठा हुआ था, आप क्या बोलोगे, भाई इसको तो संभावना नहीं थी यार, ठीक है। हाँ, ना होने की संभावना में किसी चीज का अकर हो जाना, क्लियर हुआ? मतलब बोलते हैं ना इम्पॉसिबल में पॉसिबल हो जाना। तो बेटा ऑड इन फेवर का मतलब क्या होता है, वही होता है ऑड इन फेवर, ठीक है। मतलब चीज आपकी फेवर में नहीं थी, उसके बावजूद आपने फेवरेबल आउटकम दे दिया, तो हम उसे बोलेंगे बेटा ऑड इन फेवर। और सर ऑड इन अगेंस्ट का मतलब क्या है, कि सब चीज आपके फेवर में होते हुए भी आपने नॉन फेवरेबल आंसर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑड इन अगेंस्ट। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो मैं कैसे बोलूंगा, ऑड इन अगेंस्ट। क्या ये बात सभी को समझ में नहीं आई? तो ऑड इन फेवर का मतलब क्या होता है, कि ना होने की संभावना में होना, ना होने की संभावना में होना। तो जो नहीं, जो टोटल है मतलब जो हो रहा है वो तो नॉन इन फेवर है, बट इसमें भी उसने ये आकर कर लिया तो फेवरेबल ऊपर आएगा। क्या आपको समझ में नहीं आया? क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो आप लिखते हैं m अपॉन n, मतलब टोटल इवेंट n हमारे इवेंट अकर हो रहे हैं, इन अकरिंग इवेंट में से m के होने की संभावना क्या है, ठीक है। बट यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, जो होने की संभावना नहीं है मतलब नॉन इन फेवर, ठीक है, इनमें से अगर हो जाता है तो मैं बोलूंगा, क्या बोल रहा है, फेवरेबल। तो ये क्या बोलेगा, ऑड इन फेवर,
ऑड इन फेवर, बट होने की संभावना में फेवरेबल में आप नॉट इन फेवर दे दें, फेवरेबल में नॉट इन फेवर दे दें, तो ये मैं क्या बोलूंगा, ऑड इन अगेंस्ट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सर फेवरेबल क्या था, फेवरेबल क्या था बेटा, फेवरेबल तो एम था, और सर नॉन फेवरेबल क्या था बेटा, ये मेरा एन माइनस एम था। ओके 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 ठीक है। और ये क्या था सर, ये क्या था, नॉन फेवरेबल क्या था बेटा, नॉन फेवरेबल था एम माइनस एम अपॉन फेवरेबल का मतलब एम। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? ठीक है। हाँ, अब बेटा ध्यान रखना, इसको लिखने का और भी जरा तरीका समझिएगा कि ये मैंने लिखा ऑड इन फेवर, ऑड इन एम बाई एन। सर इसको मैं लिखूं कैसे बेटा, क्या मैं पूरे का, क्या मैं पूरे का, देखो मैं वापस लिख रहा हूं, ऑड इन फेवर। ये ऑड इन फेवर का मतलब ऊपर तो फेवर होना चाहिए, मतलब एम हो गया, और नीचे नॉट फेवर होना चाहिए, क्योंकि ना होने में होना है, ये हो गया। बेटा अगर मैं पूरे का एन से डिवाइड करता हूं ऊपर नीचे, तो मुझे ऊपर क्या मिलेगा, एम बाई एन अपॉन में 1 माइनस एम बाई एन, मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, तो सर ये क्या चीज है बेटा, ऑड इन फेवर। इसका मतलब अगर आप ऊपर ध्यान से देखें तो ऊपर क्या है बेटा, पी ऑफ ए, और नीचे क्या है बेटा, 1 माइनस पी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ऑड इन फेवर की बात चल रही है अभी भी, इसका मतलब पी ऑफ ए अपॉन में पी ऑफ ए बार। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, सिमिलर वे में हम इसको भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर दो, किसमें, इस वाले केस में भी। ठीक है, तो ऊपर जब डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस पी ए इधर मिलेगा, अपॉन पी ए मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ऊपर क्या मिल गया, पी ए बार अपॉन पी ए, ये बार अपॉन पी ए। ठीक है, ये हमारा केस आ गया। ठीक है ना? अब सर इसको पकड़ते कैसे, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन शायद आगे कराया, शायद अभी नहीं कराया, क्वेश्चन आगे कराया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 डाइस इज थ्रो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ डबलेट। बेटा देखिए सिंपल सी बात है कि डबलेट का मतलब, जब मैं डाइस को रोल करता हूं तो बेटा हम जानते हैं एनएस मेरे पास कितना होता है। एनएस की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो एनएस बेटा मेरे पास जाएगा, टोटल इवेंट बेटा मेरे पास जाएगा 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 दैट इज 36। ठीक है ना, 36 ऑफ एन ऑफ ए कितना जाएगा, मतलब एनडी बोल दू, डबलेट चाहिए, तो एनडी का मतलब क्या होता है बेटा, कौन कौन से इवेंट हो जाएंगे बेटा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो एनडी कितना है बेटा, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 6 अपॉन 36 दैट इज 1/6। क्लियर? अगला देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 2। ठीक है, अब बेटा इसको भी जरा आप समझना। ठीक है बेटा, देखो जब भी आप किसी, अगर आप दो डाइस को टॉस कर रहे हैं, तो एक डाइस मान लो आपका ये रहा, और एक डाइस बेटा मान लो आपको ये रहा। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर पूरा एग्जैक्टली फिगर बनाऊं, उसके लिए तो मुझे जाकर हुसैन बनना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं हूं नहीं। ठीक है ना, उसी को तो मान लो कि कल्पना कर लो, लेट वी अज्यूम, तो वैसे ही मैथ्स वाले हैं, तो आधा काम तो हमारे इसमें चलता है लेट वी अज्यूम में। ठीक है, लेट वी अज्यूम ये दो डाइस हैं। क्लियर? हाँ, तो बेटा इन पे जो आने वालों का सम है, वो हम जानते हैं मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है बेटा, क्योंकि इस पे मिनिमम से मिनिमम बनाएगा, और बेटा इस पे मिनिमम से मिनिमम बनाएगा, मतलब मिनिमम से मिनिमम बेटा मुझे 2 मिल सकता है, 2 से नीचे तो भाई मैं बातें नहीं करूंगा। क्लियर? और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 प्लस 6, मतलब 6 प्लस 6 मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटा मुझे 12 मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें कौन कौन चीज कम मिलेगी। तो बेटा मुझे 2 कम मिलेगा, केस क्या बनेगा बेटा, 1,1 का। ठीक है, 3 कम मिलेगा, या फिर तो मुझे 1,2 मिल जाए, या 2,1 मिल जाए, तो 3 मिलेगा। मतलब 2 के एक केस बना, 3 का 2 केस बना, 4 का कितना केस बनेगा बेटा, 1,3, 3,1 या 2,2। मतलब जब मेरा सम 4 आया तो मेरे पास केस केस बने 3, जब मेरा केस सम 3 आया तो मेरे केस बने 2, जब मेरा सम 2 आया मेरा केस बना 1, तो जब मेरा सम 5 आएगा मेरे कितने केस बनेंगे बेटा, मेरे केस बनेंगे बेटा 4। क्या बात समझ में आई, नहीं आई? जब सम 6 आएगा मेरे केस कितने बनेंगे बेटा, मेरे केस बनेंगे 5। जब सम 7 आएगा मेरे केस कितने बनेंगे बेटा, 6। जब सम 8 आएगा मेरे केस कितने बनेंगे बेटा, 5। सर 5 कैसे, उल्टा का होना स्टार्ट क्यों हो गया? देखो 2,6, 6,2,
4,4, 3,5, 5,6, मतलब किसके पेज बने 5, 9 के लिए 4, 10 के लिए 3, 11 के लिए 2, 12 के लिए 1, मतलब उल्टा चक्कर चल गया। पहले 1 से 5 तक 6 तक बढ़े और फिर 6 से घटना स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर 6 से घटना स्टार्ट हुआ। मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल सही, 6 से घटना स्टार्ट हुआ। तो सर इसको याद कैसे करें, याद कैसे करें? तो बेटा ध्यान से अगर देखें तो आपका 6 तक बढ़ा था, 6 तक बढ़ा था, देखो 6 तक बढ़ा है। तो सर हमें पता कैसे बढ़ेगा? या फिर तो आप निकालने बैठो सर टेबल पूरा बनाऊंगा एग्जाम के अंदर, पागल तो नहीं हूं। तो देख ट्रिक समझ ले। पहली बात तो बेटा जितना मेरा सम है केस 1 उससे कम आएगा। अगर 2 है तो ये 1 आया, अगर 3 है तो ये 2 आया, अगर 4 है तो ये 3 आया, अगर 5 है तो ये 6 आया। या फिर तो याद कर लो कि कितने तक बढ़ रखा है, ठीक है। या फिर एक बात याद रख लो कि मुझे जब तक बढ़ाते जाना है जब तक दोनों का सम 13 नहीं हो जाता। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 4 9, 6 + 5 12, 7 + 6 13, मतलब रुक जाओ 13 पे रुक जाओ। अब क्या करो, अब घटाते जाओ। अब घटाना कैसे? अब घटाना कैसे कि बेटा सम मेरे 13 आना चाहिए, ध्यान रखना सम आपका 13 आना चाहिए। जैसे अगर आपको 9 चाहिए तो 9 का सम क्या सम करूं कि मुझे 13 मिल जाए? तो बेटा देख 4 का 13 मिल जाएगा। किसने कहा सर मुझे 11 चाहिए, 11 में क्या ऐड करूं कि मुझे 13 मिल जाए? बेटा 2 ऐड कर दे, देख 2 आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सास अगर दोनों का सम 13 हो सकता है तो 13 बना दो, मतलब 13 तक मुझे बढ़ाना है। उसके बाद वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। घटना इस तरह स्टार्ट होगा कि दोनों का सम हमेशा 13 मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब एक बार जाके स्ट्रक्ट को आप समझना, एनालाइज करना और सीधा निकाल के देखना, आपको टेबल बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए दूसरा बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है x - 1/36 2 से लेके 6 तक, और दूसरा 13 - x/36 कब 8 से लेके 16 तक, और 1 के लिए 0, ठीक है। दूसरा हमारा फॉर्मूला भी होता है। अब बेटा क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया मुझे सम क्या चाहिए 2। एक तो ये निकालिए, आप तो निकालिए बेटा, आप निकालिए सम इज इक्वल टू चलिए आप निकालिए बेटा सम इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं हम एक बार निकाल देख लेते हैं किसका, सम इज इक्वल टू 7 और सम इज इक्वल टू 9 का निकाल के देख लेते हैं। सम इज इक्वल टू 7 और सम इज इक्वल टू 9 का निकाल के देखते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा। देखिए 7 कहाँ था, 7 कहाँ था, 7 देखिए रहा। टोटल 6 इवेंट, और टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं 36, तो 6/36 दैट इज 1/6, ठीक है। ओके, और 9 के लिए क्या होगा बेटा, मैंने कहा था क्या ऐड करूं कि मुझे 13 मिल जाए, तो 4 ऐड करूंगा। क्या करूंगा 4/36, तो ये कितना आ गया बेटा 4/36 दैट इज 1/9, 1/9। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, हैविंग 4 balls, हैविंग 7 color ball and 7 color box। आपके पास 7 कलर बॉल हैं और 7 कलर बॉक्स हैं, ठीक है। आपको बॉल दे दी है, बॉक्स दे दी है, ठीक है। ए आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ नो बॉल गोज टू बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी बॉल अपने कलर में ना जाए। क्लियर? जैसे आपने ग्रीन बॉल को फेंका तो ये ग्रीन बॉल अपनी ग्रीन बॉक्स को छोड़ के बाकी सभी में जा सकती है बट अपने में ना जाए। येलो को छोड़ के बाकी सभी में जा सकती है बट अपने में ना जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ नो बॉल गोज टू बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। बेटा देखिए किसी भी चीज का अपने खाते में ना जाना, किसी भी चीज का अपने क्षेत्र में ना जाना, अगर आपको याद हो तो बेटा ये आपका पीएनसी के अंदर पढ़ाया जाता है डी अरेंजमेंट। क्या पढ़ाया जाता है? डी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज अपने उसमें जोन में ना जाए, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है बेटा 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 चलता जाएगा लास्ट तक जब तक बनना आ जाए। क्लियर? अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में 7 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आ गया D7/7 फैक्टोरियल, D7/7 फैक्टोरियल।
अब सर 7 फैक्टोरियल क्यों आया? बेटा सिंपल सी बात है, 7 चीजों को 7 जगहों पे अरेंज करने का तरीका कितना होता है? 7 फैक्टोरियल। क्लियर? अगला क्वेश्चन बाब क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी सच दैट exact 4 ball will go to its own color box. Exactly 4 balls will go to in own color box. बेटा देखिए सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है एग्जैक्टली 4 बॉल अपनी कलर में जानी चाहिए, मतलब सीधी सी बात बोलना चाह रहा है कि 4 बॉल अपनी कलर में जाए और 4 बॉल अपनी कलर में ना जाए। ठीक है, तो पहली बात तो आपका काम क्या होगा, उन 4 बॉलों को छांटना जो अपने कलर में जाएंगी। तो पहला काम क्या है? 7C4, 4 बॉलों का चुनाव जो अपने कलर में जाएंगे, 7C4। ठीक है, आपने 4 बॉलों को छाट दिया। अब उन आपको बॉलों को रखना है, तो आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि वो अपने ही कलर में जानी चाहिए, तो उसके पास कितने ऑप्शन है रखने के? सिर्फ और सिर्फ एक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर वो एग्जामिनर बोल रहा है कि उनको रखने के वो अपने ही कलर में जाएं, तो उनके पास जाने के कितने ऑप्शन बचे? सिर्फ एक, क्योंकि रेड में जा सकती है, कहीं और नहीं जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बाकी जो 3 है उनको इस तरह रखना है कि वो अपने बॉक्स में ना जाएं, तो बाकी तीनों के लिए D3 अपॉन 7 फैक्टोरियल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6 married couple, we have to selected 4 persons out of that. पहला केस है find probability to getting exactly one couple. बेटा देखिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो बेटा, मेरे पास टोटल जो केसेस हैं, देखो मेरे पास, जरा समझना, इसको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, चेंज करिएगा। पहली बात तो मैं बात करूंगा सैंपल स्पेस की। तो बेटा मेरे पास टोटल 6 कपल्स हैं, इसका मतलब मेरे पास टोटल 12 पर्सन हैं। ठीक है, इनमें से बेटा मुझे 4 आदमियों को चुनना है, तो बेटा मेरे पास सैंपल स्पेस जो था N ऑफ S जो था बेटा, वो आ चुका है 12C4। क्या ये बात सिर्फ क्लियर हुई नहीं हुई? अब हम बात करते हैं इवेंट की, फेवरेबल इवेंट की। इवेंट मुझे क्या बोल रहा है कि एक तो कपल होना चाहिए और बाकी दोनों कपल नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक तो मेरा कपल होना चाहिए, बाकी दोनों मेरे कपल नहीं होने चाहिए। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करूंगा कि मैं इन 6 में से किसी एक कपल का चुनाव करूंगा, मतलब 6C1। अब देखो कपल मेरा चुना जा चुका है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरी 4 वैकेंट सीटें थी उनमें से 2 सीटें फिल हो चुकी हैं। सर 2 सीटें कैसे फिल हो गई? क्योंकि बेटा 4 में से जब कपल को चुना तो तूने 2 लोगों को चुन लिया। अब मेरे पास कितने लोग बचे बेटा? अब मेरे पास बेटा बचे 2 लोग। अब मुझे 2 लोग इसी में से इस तरह से चुनने हैं कि वो कपल ना बने। तो बेटा मेरे पास जब 6 कपल में से मैंने एक कपल को चुन लिया, तो मेरे पास कितने कपल बचे? मेरे पास बेटा 5 कपल बचे। कितने कपल बचे बेटा? 5। मान लो A1, A2, A3, A4 और A5 कपल बचे। ठीक है, अब बेटा मैं बोल रहा हूं कि भैया मेरे पास जो कपल है वो डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और अगर ये दोनों ही दोनों चले गए, ये दोनों पर्सन अगर उस दावेदारी में चले गए, क्योंकि हम जानते हैं जब मैं एनसीआर लिखता हूं तो एनसीआर का मतलब क्या होता है? टोटल दावेदार और ये उनका चुनाव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनसीआर क्या होता है? टोटल दावेदार, और आर क्या होता है? उनमें से चुनाव। ठीक है, अच्छा, तो अगर बेटा ये दोनों की दोनों दावेदारी करने चले गए तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि भैया मुझे 2 चुनने हैं, अगर ये दोनों चुन लिए तो कपल बन जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर ये दोनों की दोनों दावेदारी करने के लिए चलेगा कि भैया हम तो ऊपर सर पे, एन के सर पे, सी के सर पे बैठने के लिए तैयार हैं दोनों की दोनों, ठीक है, 2 इधर आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि मुझे कपल नहीं चाहिए और मुझे 2 चुनने हैं, तो 2 तो वो हो सकता है इन दोनों को ही चुन ले, फिर पंगा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, वो इन दोनों में से किसी एक को भेजेगा। इधर ही बेटा इन दोनों में से कोई एक आएगा, इधर भी दोनों में से कोई एक आएगा, इधर भी दोनों में से कोई एक आएगा, और इधर भी दोनों में से कोई एक आएगा। तो अब मेरे पास कितने दावेदार बने बच्चे एक्चुअल में? सिर्फ और सिर्फ 5 दावेदार। कितने? 5 दावेदार। और 5 में से मुझे कितने चुनने? सिर्फ 2 चुनने। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 6C1, 2 कपल का, और उसके बाद रिमेनिंग 5 दावेदारों में से 2 कपल का, 2 लोगों का। तो आंसर कितना हो गया बेटा? ये आंसर हो गया कितना हो गया? 6 into 5 into 4/2, दैट इज 60। ठीक है, चलिए इसको इंप्रूव कर लीजिएगा बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे शायद कुछ, ठीक है ना? हाँ, चलिए अगला इसके पार्ट में आते हैं बेटा। अगला बोल रहा है बेटा एटलीस्ट 1 कपल। एटलीस्ट 1 कपल का मतलब कम से कम एक कपल तो होना चाहिए। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, एटलीस्ट वन कपल का मतलब होता है या फिर तो टोटल माइनस नन। बेटा ध्यान रखना, एटलीस्ट वन का मतलब टोटल माइनस नन, ठीक है। और यहाँ पे तो आप जोड़ भी सकते हो क्योंकि दो ही कपल बनने पॉसिबल है। एक कपल का केस अभी आपने निकाला 60, और सर दोनों कपल का, भाई दोनों कपल का मतलब 62, कपल ही कपल चुन ले बस, क्योंकि कपल चुन लिया तो जगह चुन गई। तो 60 प्लस 62 दैट इज 62 का मतलब 6 इंटू 5/2 दैट इज 15। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? और नीचे तो सैंपल मैच चल ही रहा है 12C4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 6 vertices, 3 vertices of a regular hexagon are randomly selected. Find a probability to getting a equilateral triangle. बेटा देखिए, पहली बात तो बेटा मुझे निकालनी पड़ेगी अपनी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का क्या मतलब बेटा, देखो सैंपल स्पेस एक्चुअल में निकलेगी क्या ये समझो पहले तो। एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब सैंपल स्पेस किसकी बनेगी, टोटल ट्रायंगल की। मेरे टोटल ट्रायंगल जितने पाएंगे वही तो मेरी सैंपल स्पेस होगी फिर। तो सर टोटल ट्रायंगल का मतलब, बेटा टोटल ट्रायंगल का मतलब हो गया 63। 6 में से अगर आप देखो वर्टिसेस क्या है बेटा, मेरे पास टोटल 6 वर्टिसेस हैं। अगर आपने 6 में से किसी भी 3 वर्टिसेस को चुना तो बेटा आपको एक ट्रायंगल बनेगा ही मिलेगा। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए बेटा 63। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सर इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे बेटा, अगर आप फिगर जो मैंने बना रखा है उसको ध्यान से देखें तो बेटा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो Na कितना आ गया 2, NS कितना आ गया 63, तो आंसर कितना आ गया 2/63। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ओल्ड मैन डायलिंग a 7-digit telephone number after dialing 5 digit, he forget last 2 digit but he remember that last 2 digit are different. Find the probability that he dial a correct number. Find the probability that he dial a correct number. बेटा देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मेरे लास्ट के 2 डिजिट के ऊपर मुझे बात करनी है और मुझसे एग्जामिनर बोल रहा है कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो बेटा पहले के लिए कितनी संभावना है बेटा, पहले के बेटा मेरे पास संभावना है सिर्फ और सिर्फ, हाँ पहली संभावना कितनी हुई 10, अगले के लिए कितनी हुई बेटा 9। सर 9 क्यों, क्योंकि सेम नहीं होंगे ना, अलग अलग होंगे दोनों। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों अलग होंगे, तो पहले के लिए 10 दूसरे के लिए 9, तो आंसर कितना आया 1/, हाँ तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया 90। और सही कितने हैं, सही कितना होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा टोटल सभी में सही, तो बेटा मेरा आंसर आ गया 1। तो आंसर कितना आया बेटा 1/90। अगला क्वेश्चन है बेटा 6 digit word is formed from the 4 consonant and 3 vowel, all different. Find probability that word is started with vowels. Word is started with vowels. बेटा देखिए पहली बात तो हमको 7 लेटर्स दे रखे हैं, 7 में से 4 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले टोटल स्पेस 7 फैक्टोरियल, टोटल कितना हो गया 7 फैक्टोरियल। अब बात करेंगे अपने काम की बातें, अपनी काम की बातें, भैया स्टार्टिंग होनी चाहिए वोवल से। तो इसका मतलब बेटा जो मेरा पहली पोजीशन पे बंदू बैठेगा वो कौन होना चाहिए, वोवल। तो वोवल मेरे पास कितने अवेलेबल है 3, तो 3 में से कोई एक बैठा दूंगा मैं, तो हो गया 3C1। उसको अरेंज कैसे करूंगा, सिर्फ एक तरीके से, ठीक है ना। और बाकी कितने बचे बेटा, बाकी बेटा मेरे पास बचे कितने 6, उसको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया 3C1 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये बेटा मैं फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों को डिवाइड करो, मेरा आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। हाँ ध्यान से सभी ने मिस्टेक की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ 4 apples 3 orange are placed in a line. Find probability that 2 extreme places are filled with orange. All apples and orange are different. हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए बेटा बात करते हैं, ठीक है। बेटा देखिए मुझे क्या बोल रहा है, वापस देख लेते हैं। टोटल 7 प्लेसेस हैं, 7 प्लेसेस में 7 चीजों को अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल। तो पहली बात तो मेरे पास NS क्या आ गया 7 फैक्टोरियल, तो बेटा नीचे तो आ गया 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊपर। तो बेटा ऊपर मुझे बोल रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑरेंज आने चाहिए। ऑरेंज मेरे पास बेटा कितने हैं, देखो मेरे पास 3 ऑरेंज है। कितने ऑरेंज है 3। इसका मतलब बेटा टोटल मेरे पास जो 7 प्लेसेस हैं, 7 में से पहली और आखिरी में ऑरेंज आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल ऑरेंज कितने हैं 3, 3 में से कितने का चुनाव करूंगा 2 का, तो बेटा ये हो गया 3C2, ठीक है ना।
और बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पे अरेंजमेंट भी करना है मुझे, तो क्या होगा 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्यों, दोनों का अरेंजमेंट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर कितनी जगह बची, 5, 5 को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, तो वहां से कितना है बेटा 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स, two natural number randomly selected from set of first 20 natural numbers, find probability that their sum is a odd, b their sum is a even, and c selected sum is a twin prime। बेटा देखिए, अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो बेटा हो जाएगा 20c2, 20c2, क्योंकि मुझे 20 में से कोई दो चुनना है तो बेटा 20c2 हो गया। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा कि मेरा सम क्या जाना चाहिए, ऑड जाना चाहिए। तो बेटा एक बात सोचो, ऑड मुझे कब मिलेगा बेटा, ऑड मिलने की संभावना तब होगी जब एक नंबर मेरा ऑड हो और दूसरा नंबर मेरा इवन हो, मतलब जो दो नंबर मैं चुन रहा हूं उनमें से एक नंबर मेरा ऑड हो और दूसरा नंबर बेटा मेरा इवन हो। तो बेटा टोटल 20 में से ऑड नंबर कितने, 10, इवन नंबर कितने, 10, तो 10 में से एक चुनने का तरीका 10c1, मतलब ऑड के लिए और इवन के लिए 10c1, तो आंसर कितना है 10c1 इंटू 10c1 अपॉन 20c2। इज इट क्लियर? और बेटा जब मैं बात करूंगा सम इज इवन की, तो बेटा सिंपल सी बात है, मेरा सम जो होता है या फिर तो वो इवन होता है या फिर वो ऑड होता है। इसका मतलब दोनों का सम मैं अगर करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आना चाहिए 1, क्योंकि दो ही चीज पॉसिबल है, हम जानते हैं दोनों हमारे जो इवेंट है वो म्यूचुअल ही है, म्यूचुअल इवेंट है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सॉरी एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब दोनों का सम मेरा 1 जा रहा है, टोटल स्पेस के बराबर जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ई कितना हो गया बेटा, 1 माइनस पी ऑफ 0, तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया 9/19। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बात करते हैं बेटा सी की। सी क्या बोल रहा है बेटा, सेलेक्टेड सम इज ट्विन प्राइम। बेटा ट्विन प्राइम क्या होता है बेटा, ट्विन प्राइम ये होता है जब हाँ, ट्विन प्राइम क्या होता है बेटा, ट्विन प्राइम की अगर बात करें बेटा, ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं जो वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 है, वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, जिनके बीच का डिफरेंस बेटा मेरे पास क्या है, सिर्फ 2 है। ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे बेटा, 3 और 5, उसके बाद 7 और 11, उसके बाद 11 और 13, उसके बाद 17 और 19। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर आए बेटा मेरे पास, 4 पेयर। 4 में से मुझे एक चाहिए, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, सिलेक्टेड, हाँ सेलेक्टेड इज सम ऑफ ट्विन प्राइम, तो मैं क्या बोलूंगा, 4 में से एक, दैट इज 4c1। इज इट क्लियर? क्योंकि 4c1, क्योंकि मैं पेयर ले रहा हूं, पूरा एक पेयर ले रहा हूं, तो कोई भी एक पेयर चुन लिया, इसका मतलब 2 नंबर हो गए। अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 20c2, कितना हो जाएगा 20c2। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर आउट ऑफ 6 नेचुरल नंबर इफ नंबर आर को प्राइम। बेटा देखिए, सबसे पहले तो कोप्राइम हम जानते हैं जिनका एचसीएफ हमारा 1 होता है। ठीक है, तो पहली बात तो एनएस कितना हो जाएगा, 6 में से 2 का चुनाव, दैट इज 62। ठीक है, अगला काम क्या होगा बेटा, एनए चुनना। बेटा एनए चुनने के लिए आपको सेट पहले बनाने पड़ेंगे। अगर मेरा पहला सेट 1 जा रहा है तो मैं जानता हूँ 1,2 का एलसीएम 1, 1,3 का 1, 1,4 का 1, 1,5 का 1 और 1,6 का 1। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 2,1 तो ऑलरेडी हो चुका है, 2,2 नहीं होगा, 2,3 एलसीएम 1 होगा, 2,4 एचसीएफ 1 नहीं होगा, 2,5 एचसीएफ 1 होगा, 2,6 का एचसीएफ भी 1 नहीं होगा। ठीक है, फिर नंबर आएगा 3 का, 3,3 नहीं होगा, 3,4 हो जाएगा। ठीक है, 3,5 हो जाएगा, 3,6 नहीं होगा। फिर नंबर आएगा 4,5 हो जाएगा, 4,6 नहीं होगा, और लास्ट में बेटा 6,6 5,6 हो जाएगा और नहीं होगा। तो कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितना आ गया 11। तो आंसर कितना आ गया बेटा मेरे पास 11/62, दैट इज 11/50। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, इसी क्लास से बेटा नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे।